तो शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई इज़ देयर नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मेनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। तो ये स्टूडेंट 3 रीज़न जो हैं, यानी कि केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों डिवाइड किया जाता है, ये उसके रीजंस हैं। तो फर्स्ट रीज़न है स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस अलाउ इन डेप्थ स्टडी ऑफ स्पेसिफिक एरिया। यानी कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर फॉर एग्जांपल बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जस्ट कार्बन के कंपाउंड्स को ही स्टडी करेंगे। तो जब हम स्पेशलाइजेशन में हम स्टडी करेंगे तो उस कंपाउंड्स को डीपली हम स्टडी कर सकेंगे। इज़ इट क्लियर? सेकेंड रीज़न है इट एड्स इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स लाइक एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में जस्ट हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को ही स्टडी करेंगे। इसी तरह इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उनको स्टडी करेंगे। इज़ इट क्लियर? तो लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट रीज़न है डिवीजन इंश्योर्स प्रैक्टिकली एप्लीकेशंस इन डाइवर्स फील्ड्स लाइक मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मटेरियल साइंसेज। जो हम डिवीजन करवाते हैं ब्रांचेस की, तो वो उस फील्ड में जो है उसको अच्छे से डीपली स्टडी करवा देते हैं हम, जब हम स्पेशलाइजेशन में स्टडी करेंगे। इज़ इट क्लियर? तो इसलिए साइंटिस्ट जो है, केमिस्ट जो है डिवाइड करवाएंगे। ये 3 रीज़न जो है आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन, रिएक्शन में टेक प्लेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस। एटम के न्यूक्लियस के आउटसाइड में भी रिएक्शंस होते हैं और इनसाइड में भी रिएक्शन होते हैं। तो आपने स्टूडेंट ये बताना है कि कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो हैं वो इन रिएक्शंस को कवर करेगी, ठीक है। तो रिएक्शन जो हैं वो आउटसाइड जो होंगे, वो रिएक्शन जो कि न्यूक्लियस के आउटसाइड होंगे उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है स्टडी करेगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो सारी स्टडी करेगी इसकी जो है आयनिक करैक्टर्स को, कोवलेंट करैक्टर्स को, मेटालिक करैक्टर्स को, या फिर इनकी बॉन्डिंग को, ठीक है। तो जो वो रिएक्शंस जो कि एटम के न्यूक्लियस में होंगे इनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील करेगी। तो इसका शॉर्ट आंसर आप ये लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड होंगे न्यूक्लियस के उनकी स्टडी करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के इनसाइड होंगे उनकी स्टडी करेंगे हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इज़ इट क्लियर जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम किस तरह की स्टडी करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट हम ये फॉलोइंग टाइप्स की स्टडी करते हैं, जिनमें से क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम ये डिटरमिन करते हैं कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं सैम्पल सब्सटेंस में, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम ये स्टडी करेंगे कि वो जो सब्सटेंस कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं सब्सटेंस में वो कितनी क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं, उसकी अमाउंट क्या है, ठीक है। और लास्ट वन है सेपरेशन टेक्निक्स। इसमें हम आइसोलेटिंग करते हैं, सब्सटेंस में से कंपोनेंट्स को आइसोलेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी मिक्सचर गिवन होगा उसमें से हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करवाएंगे, जैसा कि क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की ही टेक्निक्स हैं। इज इट क्लियर जी? स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैज़ हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ग्रेफाइट और ग्रेफीन का जो स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है तो हम देखते हैं डिफरेंस को। ग्रेफाइट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम्स हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर वन अनदर एंड एक्ट एज अ लुब्रिकेशन। तो स्टूडेंट जो ग्रेफाइट है इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं, इसलिए जो इनके एटम्स हैं, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से स्लाइड ओवर होते रहेंगे। तो स्लाइड ओवर होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल में डिस्पर्शन होने की वजह से ये एज ए लुब्रिकेशन एक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? जो कि ग्रेफाइट है। लेकिन ग्रेफिन की बात करें, ग्रेफिन का स्ट्रक्चर जो है सेम लाइक उसी की तरह हेक्सागोनल होगा, लेकिन इसका वेट जो है कम होगा। वेट कम होने की वजह से इसके जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, या फिर इसकी कंडक्टिविटी जो है वो भी अच्छी होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको यूज़ करेंगे, किसको? ग्रेफिन को, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है। तो ये स्टूडेंट आप नोट डाउन कर दें साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स जो हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैव यूनिक प्रॉपर्टीज एग्जिस्टिंग एट कंडीशंस अबव देयर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की ये डेफिनेशन है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है, लिक्विड और गैसेस के बिटवीन में पाई जाती हैं, लिक्विड और सॉलिड्स के। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इम्पोर्टेंस में अगर हम बात करें एफिशिएंट सॉल्वेंट, तो इसको हम एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करवाते हैं। रिमूविंग कैफ़ीन फ्रॉम कॉफ़ी, कॉफ़ी में से रिमूव करवाने के लिए कैफ़ीन को। इज इट क्लियर? तो ये इसके यूज़ हैं। किसी की भी इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि उसके यूज़ क्या है, उसके एडवांटेजेस और या फिर डिसएडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ कहाँ वो यूज़ हो रही है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली
कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड दैट रिप्लेसेस हार्मफुल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन यूजफुल इन केमिकल एक्सट्रैक्शंस, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड इंडस्ट्री। तो ये जो है हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो हैं इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं या फिर फूड इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हुई। हाई डिफ्यूजन रेट, इनके डिफ्यूजन के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा होने की वजह से इनकी सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी, सोलिबिलिटी ज़्यादा है और साथ में पेनिट्रेशन भी इनकी अच्छी है। तो सोलिबिलिटी और पेनिट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इनको ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ पर हमें ज़्यादा सोल्यूबल और पेनिट्रेट सब्सटेंस रिक्वायर हों। किसको, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स को। इज इट क्लियर जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन। मैटर की वो कौन सी स्टेट है जो कि सन पर पाई जाती है। तो मैटर की जो स्टेट है वो है प्लाज्मा, जो कि सन एनर्जी में वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। वो इसलिए वहाँ पर जो है हाई एनर्जी होगी और आयनाइज्ड होंगे, यानी कि वहाँ पर जो है स्टेबल नहीं होंगे, अनस्टेबल होंगे, आयनाइज्ड फॉर्म में होंगे। प्लाज्मा फॉर्म्स इन द सन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस क्रिएटिंग अ मिक्स ऑफ आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। It enables nuclear fusion where hydrogen fuses into the helium, releases massive energy to power the sun. Is it clear? तो ये जस्ट आपको याद पता होना चाहिए कि ये सन पर जो कौन सी स्टेट पाई जाती है मैटर की, प्लाज्मा। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन की हमारे पास क्या इंपॉर्टेंस है। ग्रेफीन अ सिंगल लेयर ऑफ कार्बन एटम्स इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू। ग्रेफीन का जो स्ट्रक्चर है वो सिंगल लेयर होता है, कार्बन एटम्स के साथ मिला होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है हाई स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसको हम क्या करते हैं, लाइट वेट में भी यूज़ करवाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, इसलिए जितनी भी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है इसमें ये ग्रेफीन यूज़ किए जा रहे हैं। वर्सटिलिटी, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड केमिकल स्टेबिलिटी मेक इट आइडियल फॉर नैनो टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। इनकी इस करेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसको नैनो टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा रहा है। किसको, ग्रेफीन को। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी या फिर केमिकल स्टेबिलिटी, इनके इसके स्टेबल होने की वजह से इसको नैनो टेक्नोलॉजी या फिर मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा है ग्रेफीन को। लास्ट है जी एप्लीकेशंस यूज्ड इन मेकिंग बैटरीज। बैटरीज बनाने में, सोलर सेल्स बनाने में, सेंसर्स या फिर फ्लेक्सिबल डिस्प्लेज, ऐसे डिस्प्ले जो कि फ्लेक्सिबल हों, उनको बनाने में ग्रेफीन को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट जी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू। इस दुनिया में जो है सबसे ज़्यादा कौन सी मैटर की स्टेट पाई जा रही है और क्यों। वो जो मैटर की स्टेट है वो है सॉलिड, ठीक है। उसकी रीज़न ये है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम मेकिंग देम स्टेबल फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि सॉलिड की शेप जो है वो फिक्स होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, इसलिए जो है हमारी डेली लाइफ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सॉलिड शेप में हैं। स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कीप पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड एंड प्रोवाइडिंग रिजिडिटी। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास होंगे, इसलिए ये जो है एक दूसरे से अवे नहीं होंगे, ठीक है। ये स्टेबल होंगे सॉलिड। एग्जाम्पल्स इंक्लूड रॉक्स, मेटल्स, प्लास्टिक्स एंड वुड विच डोमिनेट द मटेरियल वर्ल्ड, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉरी एग्जाम्पल्स हैं किसकी, सॉलिड्स की। तो जस्ट इसका ये आंसर है कि सॉलिड स्टेट जो है मैटर की दुनिया में सबसे ज़्यादा पाई जा रही है। इज इट क्लियर। तो जी स्टूडेंट यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया एमसीक्यूज़ के बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं। इनमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, हाउ डज अ सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक लाइक। सुपर क्रिटिकल स्टेट जो है वो किस तरह से दिखाई देती है। सुपर क्रिटिकल स्टेट इज़ नॉट डिस्टिंक्टली अ लिक्विड और गैस। ये लिक्विड या गैस नहीं होती, ठीक है। ये इनके इंटरमीडिएट स्टेट होती है मैटर की। तो इसलिए ये जो है किस तरह से दिखाई देगी, सिमिलर टू लिक्विड या फिर गैस, इस तरह से ये दिखाई देगी, ठीक है। क्योंकि ये इंटरमीडिएट स्टेट है और इंटरमीडिएट स्टेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये दोनों की तरह से शो करेगी प्रॉपर्टीज़। इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। प्लाज्मा को हम किस तरह से यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में। प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लो प्रेशर गैस। किसी भी गैस में से, लो प्रेशर गैस में से हम इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास करवाएंगे, उसको हम यूज़ करवाएंगे कैसे, उसके जो एटम्स होंगे वो एक्साइटमेंट उसमें आ जाएगी। एटम एक्साइटेड होने की वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करेंगे, एटम से दूर करते जाएंगे। दूर करने की वजह से वो क्या करेंगे, आयंस की फॉर्म में आ जाएंगे, उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। किस में,
फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में। इज इट क्लियर? वेयर डज द डिफरेंस एग्जिस्ट इन ऑर्गेनिक एंड बायोकेमिस्ट्री ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। ये डेफिनेशन है किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जबकि बायोकेमिस्ट्री जो है स्टूडेंट वो डिस्कस करेगी वो और रिएक्शंस, वो केमिकल प्रोसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह को। तो ये इसका डिफरेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री का। जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव द रीजन फॉर द ब्रिलियंस शोन बाय डायमंड, कैन यू इम्प्रूव इट? ठीक है, आप बताएंगे कि डायमंड की जो चमक है, उसकी ब्रिलियंस है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। डायमंड शोज ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन करवाने का जो रेट है, एन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डायमंड जो है रिफ्लेक्ट अच्छी करवाता है, इसकी वजह से उसको ब्रिलियंट पाया जाता है। द ब्रिलियंस कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रिसाइज कटिंग टू एनहेंस लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर हम डायमंड को कटिंग करना पॉसिबल कर सकते हैं तो उसकी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करके हम उसकी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इंक्रीज या एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे उसकी ब्रिलियंस भी इंक्रीज हो जाएगी। एक्सप्लेन द डाइसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने NaCl की जो है डाइसोल्यूशन का रेट्स यानी कि डिज़ोल्व होने का रेट बताना है, पानी के अंदर कैसे डिज़ोल्व होगा। देखिए NaCl जो है Na प्लस होगा और Cl नेगेटिव आयन होगा। Na सोडियम आयन प्लस और Cl नेगेटिव आयन जो है ये पोलैरिटी की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल पोलर है, तो वाटर का जो H प्लस होगा उसके साथ Cl नेगेटिव अटैच हो जाएगा और वाटर का जो OH नेगेटिव होगा उसके साथ Na प्लस अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से इसकी जो है डाइसोल्यूशन हो जाएगी, ये इस तरह से एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाएंगे NaCl और वाटर। इस तरह से एक अच्छा सा सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा जो कि NaCl और वाटर के साथ एक पोलर सोल्यूशन बनेगा। ठीक है स्टूडेंट जी, क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई डू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सोलिबिलिटीज इन वाटर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर? सोलिबिलिटी जो है चेंज क्यों होगी कुछ कंपाउंड्स की एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर? द सोलिबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इन वाटर डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन द सोल्यूट एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। जो सोलिबिलिटी है वो डिपेंड करती है स्टूडेंट सोल्यूट और वाटर मॉलिक्यूल्स की इंट्रैक्शंस के ऊपर, कि जो सोल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं उसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसा इंट्रैक्शन है, यानी कि पोलर है, नॉन पोलर है, वॉटेवर जो भी है। कंपाउंड्स विद स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन, यानी कि अगर कंपाउंड्स का इंट्रैक्शन जो है वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कंपाउंड क्या है, आयनिक है या फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो अच्छे से हल हो जाएगा वाटर के अंदर। द नेचर ऑफ द कंपाउंड आयनिक और कोवलेंट, इट्स लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड टेम्परेचर आल्सो इन्फ्लुएंस सोल्यूबिलिटी। तो इसकी ये एनर्जीज की वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई NaCl कैन बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर जस्ट लाइक KNO3? कि NaCl जो है वो किस तरह से क्रिस्टल बनाता है, यानी कि बिल्कुल जो है KNO3 के जैसे क्रिस्टल क्यों बनाता है वाटर के साथ? NaCl एंड KNO3, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, कैन बी क्रिस्टलाइज फ्रॉम वाटर बिकॉज दे आर बोथ सोल्यूबल। क्योंकि दोनों जो है वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं एंड देयर सोल्यूबिलिटी चेंज विद टेम्परेचर और इवेपोरेशन, यानी कि इनकी सोल्यूबिलिटी जो है जैसे जैसे टेम्परेचर राइज और फॉल करेगा तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। When water is removed or the solution cools, the dissolved ions exceed the solubility limit, forming ordered crystal due to strong ionic bond. NaCl crystallize mainly through evaporation. तो स्टूडेंट यही वजह है कि जो NaCl और KNO3 के जो क्रिस्टल्स हैं वो सेम इसी वजह से होंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हैं। जैसे ही इनकी इवेपोरेशन होगी टेम्परेचर के चेंज होने से इनकी सोलबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो इसलिए इनके इन करैक्टर्स सेम होने की वजह से इनके जो है क्रिस्टलाइजेशन भी सेम होंगे, इनके क्रिस्टल भी एक जैसे बनेंगे। इज इट क्लियर जी? क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, वाई इज ग्रेफाइट स्लिपरी टू टच? जब हम ग्रेफाइट को टच करते हैं तो हमें स्लिपरी क्यों फील होता है? ग्रेफाइट्स लेयर्स आर हेल्ड बाय वीक वंडरवाल्स फोर्सेस अलाउइंग देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर मेकिंग इट स्लिपरी एंड आइडियल एज अ लुब्रिकेंट। तो यही वजह है कि उसके वंडरवाल फोर्सेस वीक होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से स्लाइड ओवर होते हैं। स्लाइड ओवर होने की वजह से वो एक जगह पर जो है फिक्स नहीं हो पाते और स्लिपरी सा फील होता है, और इसलिए इनको हम एज ए लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं, किसको? ग्रेफाइट को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक्सप्लेन कर दिया है, शॉर्ट क्वेश्चंस और जो है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन।
यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। मेंशन द नेम ऑफ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच यू स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम ये डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन का रेट फास्ट है या स्लो है। सेकंड जो है रिएक्शन है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के अंदर खुराक जो है किस तरह से डाइजेस्ट होती है, ये हम डिस्कस करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। इसी तरह प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इकोसिस्टम को हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये सारे जो हैं रिएक्शंस हैं जो कि केमिस्ट्री में पाए जाते हैं, इनको हम डिफरेंट जो है केमिस्ट्री की ब्रांचेज में डिस्कस करते हैं। ये हमने मेंशन कर दिए हैं वो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है जी रिएक्शंस ड्यूरिंग फायरवर्क्स। जब रिएक्शंस होता है फायर का तो इस वक्त कौन सी केमिस्ट्री अप्लाई हो रही होती है, तो उस वक्त हम रिएक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है जी। लास्ट वन इज़ यूवी स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि जो भी रेडिएशंस रिलीज होती हैं और उसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हम स्पेक्ट्रोमीटर के साथ उसको एनालाइज करते हैं। तो इसको हम एनालाइज करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जस्ट केमिस्ट्री की ब्रांच का नेम आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपने उसको इजीली लिख लेना है। सेकंड जो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, व्हाट आर एलोट्रोपिक फॉर्म्स। एलोट्रोपिक फॉर्म्स की डेफिनेशन हमने बतानी है। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्म्स व्हिच कैन एग्जिबिट क्वाइट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया स्टूडेंट। डिस्क्रिप्शन में मैं इस टॉपिक का लिंक दे दूंगा कि किस तरह से एलोट्रोपिक फॉर्म्स को हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म्स को मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप एलोट्रोपी क्या है, एलोट्रोपी के बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को जस्ट हम ये डेफिनेशन करेंगे एलोट्रोपी की, और एलोट्रोपी की डेफिनेशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट जो है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन एंड सल्फर। कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स कौन कौन से हैं? डायमंड। इसी तरह फिर डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ शो की गई हैं। डायमंड हैज़ अ जॉइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। डायमंड की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है और इसकी जो है रिफ्लेक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। डायमंड जो है कंडक्टिविटी जो है वो अच्छे से करवाएगा एंड इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन, थर्मल कंडक्टिविटी अच्छे से करवाएगा, यानी कि हीट को अच्छे से अब्जॉर्ब करवाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेटर है, ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज आ सकता है। ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमारे पास जो है डायमंड और ग्रेफाइट दोनों जो है कार्बन की जो है एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो इसलिए हम ग्रेफाइट की भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देन हम बकमिंस्टर फुलरिन की प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। ग्रेफाइट हैज़ अ लेयर स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट का जो है स्ट्रक्चर वो भी हेक्सागोनल है और ग्रेफाइट सॉफ्टर होता है डायमंड से। ग्रेफाइट जो है एक अच्छा कंडक्टर है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है ग्रेफाइट का और डायमंड का। इन पॉइंट्स को आप डिफरेंस में भी याद कर सकते हैं अगर आपको डिफरेंस आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन diamond and graphite. Next one is Buckminster fullerene is the last allotropic form of carbon. Buckminster fullerene से 60 कार्बन होंगे, इसमें 60 कार्बन जो है मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसके स्ट्रक्चर में पेंटागॉन्स यानी कि 5 कार्बन रिंग्स और 6 कार्बन रिंग्स जो है अटैच होंगे। फुलरीन जो है हाई स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पर और प्रेशर पर, ठीक है। इसके जो बॉन्डिंग है, इसमें बॉन्डिंग जो होती है वो कोवलेंट होती है, ठीक है। फुलरीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो लाइक अ केज होता है, यानी कि पिंजरा की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा, आपकी बुक में मेंशन किया गया है। फुलरीन हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। फुलरीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? कम है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाएगा फुलरीन, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है डिफरेंट जो है इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म्स थी कार्बन की, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन का पार्ट है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। ये दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं सल्फर की, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक। रोम्बिक आपकी बुक पर मेंशन है, इट इज़ मोर स्टेबल, और मोनोक्लिनिक जो है वो लेस स्टेबल होता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन कोल एंड डायमंड, तो ये भी क्वेश्चन का पार्ट ही है क्वेश्चन नंबर 2 का। कोल इज़ अ ब्लैक इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन मेनली यूज्ड एज फ्यूल। तो ये कोल की डेफिनेशन बता दी गई है कि ये भी कार्बन की ही फॉर्म है, लेकिन ये इम्प्योरिटीज़ कुछ ऐड होती हैं क्योंकि कार्बन में सल्फर और नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ सॉफ्ट एंड कंटेन्स अदर मटेरियल्स लाइक हाइड्रोजन एंड सल्फर। डायमंड ऑन दी अदर हैंड इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो है प्योर कार्बन होता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी
ऐड नहीं हुई होती। एक्सट्रीमली हार्ड एंड हैज़ अ ब्रिलियंट शाइन। जो डायमंड है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि ये शाइनिंग होता है, ठीक है, इसमें चमक पाई जाती है। सुपर क्रिटिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लिक्विड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होते हैं और ये किस तरह से लिक्विड से डिफरेंट हैं। सुपर क्रिटिकल लिक्विड की हमने स्टूडेंट डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ ली थी कि सुपर क्रिटिकल लिक्विड जो हैं ये, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं लिक्विड और गैस के बिटवीन में पाई जाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं दोनों से मिलती जुलती होती हैं, ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की। अगर हम बात करें कि ये लिक्विड से किस तरह डिफरेंट है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कैन पेनिट्रेट थ्रू मटेरियल्स लाइक अ गैस वाइल डिसॉल्विंग सब्सटेंसेस लाइक अ लिक्विड। तो ये इस तरह से डिफरेंट है सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो हैं। ऑर्डिनरी लिक्विड जो है वो हमारे पास स्टूडेंट वो गैस के अंदर जो है वो डिसॉल्व नहीं होगा और लिक्विड जो है डिसॉल्व नहीं होगा। दे आर यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस लाइक decaffeinating coffee, extracting essential oils. Ordinary liquids cannot do this because lack the properties of a gas. ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को हम यूज़ करते हैं किसके लिए, कैफिनेटिंग, डीकैफिनेटिंग यानी कि कैफ़ीन में, कॉफ़ी में से कैफ़ीन को रिमूव करवाने के लिए, जबकि हम लिक्विड को इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स एग्जिस्ट अंडर वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर अनलाइक ऑर्डिनरी लिक्विड। जो लिक्विड है वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, जबकि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो एग्जिस्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से सुपर क्रिटिकल लिक्विड जो है डिफरेंट होते हैं ऑर्डिनरी लिक्विड से। इज इट क्लियर। डिफाइन सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी की स्टूडेंट डेफिनेशन है, जस्ट ये आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है। सोलिबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टू फॉर्म अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट की जो हम अमाउंट डिसॉल्व करवाते हैं किसी भी सॉल्वेंट में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, वो उसकी क्या कहलाएगी, सोलिबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, यानी कि एबिलिटी किसी भी सोल्यूट को उसके सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवाने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर वो उसकी सोलिबिलिटी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा सोलिबिलिटी के ऊपर, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें सॉलिड्स की और लिक्विड्स की, तो ये हमने देखा है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स की जो सोलिबिलिटी है वो अमूमन जो है ज़्यादातर जो है वो इंक्रीज़ होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से। ठीक है, क्योंकि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, सॉलिड्स की, लिक्विड्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन वीक हो जाते हैं और इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर हम गर्म पानी के अंदर शुगर को डिसॉल्व करवाएं तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगी, जबकि अगर हम ठंडे पानी में डिसॉल्व करवाएं तो वो जल्दी से डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जी फॉर गैसेस। गैसेस की जो सोलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं उनकी सोलिबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से। वो इसलिए कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एस्केप कर जाएंगे लाइक लिक्विड में से इनटू द एयर में वो एस्केप कर जाएंगे और सोलिबिलिटी अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, व्हाट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर प्रेजेंट इन गैसेस एंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स। लिक्विड्स और गैसेस में किस तरह से मूवमेंट्स पाए जाते हैं। मॉलिक्यूल्स इन गैसेस मूव फ्रीली एंड वेरी क्विकली इन ऑल डायरेक्शन। गैसेस के जो मूवमेंट होती है वो रैंडम मोशन होती है स्टूडेंट। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो रैंडम मोशन होती है। दे कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर क्रिएटिंग प्रेशर। जब वो कंटेनर की वाल में जिसमें हमने गैसेस को स्टोर किया होगा, जब ये उससे कोलाइड करेंगे तो इनका प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ये ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि वाइब्रेशन शो करवाएंगे। ठीक है, देन ये लिक्विड के मॉलिक्यूल की कैसी मोशन होती है। मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड्स आर क्लोजर टुगेदर इन गैसेस बट कैन स्टिल मूव पास्ट ईच अदर। दिस मूवमेंट अलाउज लिक्विड टू फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के फ्लो की वजह से इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में हम इनको लिक्विड्स को स्टोर करेंगे, डालेंगे, ये उसी शेप में आ जाएंगे। तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है मोशन वो होती है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ठीक है, लेकिन गैसेस की निस्बत इनमें कम मोशन होती है, कम मूवमेंट होती है, क्योंकि इसकी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन एरियाज स्टडीड अंडर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या स्टडी करते हैं, स्टडीज कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन। तमाम वो कंपाउंड जो कि कार्बन कंटेनिंग है उसको हम स्टडी करते हैं। फोकसेस ऑन सब्सटेंसेस लाइक हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, अल्कोहल्स को और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। इंक्लूड्स द केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स, प्लास्टिक्स, मेडिसिन्स एंड फूड। इसको भी हम स्टडी करते हैं किसमें,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हमारे प्लास्टिक्स हैं, फ्यूल्स हैं, मेडिसिन्स हैं या फिर हमारी डाइट है, फूड वगैरह, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट हम स्टडी करते हैं तमाम वो कंपाउंड्स को जिनमें कार्बन मौजूद नहीं होगा, कार्बन एब्सेंट होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे साल्ट्स को, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को और एसिड्स को स्टडी करेंगे। जितने भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, इनको भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल अमोनिया है, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड हैं, जितने भी ऑक्साइड्स हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ मोस्टली अबाउट लिविंग और कार्बन कंटेनिंग थिंग्स वाइल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट ऑल अदर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। ये एक मेन डिफरेंस बता दिया है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अबाउट स्टडी है केमिस्ट्री की, वो हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और जितनी भी नॉन लिविंग केमिस्ट्री है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट, हमारे 4 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हो गए हैं एक्सरसाइज 1 के, चैप्टर 1 की। अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन लेड टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन केमिस्ट्री विच enables us to purify a compound through described process in which potassium nitrate is purified by crystallizing in water। यानी कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का हमें कहा गया है कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, और उस प्रोसेस का नाम बताना है हमने कि जिसमें हम पोटाशियम नाइट्रेट को प्यूरिफाई करते हैं वाटर में से। ठीक है, वाटर से प्यूरिफाई करवाते हैं, तो वो मेथड का नेम है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि अगर हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर किसी भी सोल्यूट को डिसॉल्व करवाएं, उसको डिसॉल्व करवाने के बाद उसको अगर हम प्यूरिफाई करवाएं क्रिस्टल की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और उन क्रिस्टल्स को ठंडा करने के बाद वो जो क्रिस्टल हमारे पास आएंगे वो कूल करने के बाद प्योर क्रिस्टल आएंगे, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट सॉरी KNO3 आएगा। ठीक है, KNO3 आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन इज क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिसॉल्विंग द कंपाउंड। पहले हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड को जिसके हमें क्रिस्टल रिक्वायर होंगे उसको हम डिसॉल्व करवा लेंगे किसी भी एक सॉल्वेंट में। स्टूडेंट सॉल्वेंट हमने वो यूज़ करना है जो कि उसमें वेल सोल्युबिलिटी रखता हो, अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, डिसॉल्व करवाने के बाद सेकंड स्टेप इज़ फिल्ट्रेशन। सेकंड स्टेप में हम उसको फिल्ट्रेट करवाएंगे। फिल्ट्रेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर के बाद हमारे पास 2 तरह के सब्सटेंस बचेंगे, एक होगा रेजिड्यू और एक होगा फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट वो होगा जो फिल्टर पेपर के बाद, जैसा कि हमारे पास अगर चाय को हम छन्नी से छानेंगे तो हमारे पास जो चाय होगी वो होगी रेजिड्यू फिल्ट्रेट, और जो चाय छन्नी के ऊपर होगी वो क्या होगी, चाय की पत्ती रेजिड्यू। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टूडेंट रेजिड्यू आएगा, फिल्ट्रेट आएगा, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। जो हमारे पास फिल्ट्रेट हो जाएगा, फिल्ट्रेट को हम रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद जो है हम पोटाशियम नाइट्रेट को दोबारा से हम सोल्यूबल करवाएंगे वाटर के अंदर, और हम देखेंगे कि हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे। उन क्रिस्टल्स को हम फिर क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। फोर्थ स्टेप है सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स को सेपरेट करने के बाद उनको अलग से रख देंगे। सेपरेट करने के बाद उसको हम ड्राइंग करवाएंगे, खुश्क करवाएंगे। ठीक है, खुश्क करवाने के लिए हम वाटर बाथ को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम वार्म प्लेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, वाटर बाथ जो है वार्म प्लेस ही होती है। तो लास्ट स्टेप में हम उसको ड्राइंग करवा लेंगे, तो ये हमारे पास जो है प्योर क्रिस्टल्स आ जाएंगे पोटाशियम नाइट्रेट के। तो इस तरह से हम फिल्टर कर लेंगे इनको। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन क्रिस्टलाइजेशन स्टूडेंट जितनी भी हमारी फर्टिलाइजर्स हैं इनमें यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ग्रेफिन इज कॉल्ड अ मिरेकल मटेरियल एंड इट इज़ द मटेरियल ऑफ फ्यूचर। ये कहा जाता है कि जो ग्रेफिन है ये हमारे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसके पीछे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएं जिसकी वजह से ग्रेफिन को इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में ये कहा गया कि ग्रेफिन की जो है स्ट्रक्चर किस तरह से सिंगल लेयर कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर है। इट इज़ कॉल्ड अ मिरेकल मटेरियल बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ दैट मेक इट हाईली वर्सटाइल फॉर मैनी एप्लीकेशंस स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसलिए इसको हम ज़्यादातर किस में यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से ग्रेफिन को हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेफिन की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। कंडक्टिविटी अच्छी होने की वजह से ग्रेफिन को हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होने की वजह से और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से भी हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ कर रहे हैं। इसको वेरिएबल डिवाइसेस में या हमारा जो है ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर फिर भी किसी को किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ ना आया हो, तो आप जो है
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज़ थी जिसकी वजह से ग्रेफीन को हम यूज़ करते हैं।